कैसे हो सब। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। अभी तक मैंने आपके साथ मेरे चैनल पे दो वीडियो अपलोड करे हैं। एक वीडियो में मैंने आपके साथ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अब अपन जो है एक बार अब एक लेक्चर में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, पिछले ईयर में कैसे क्या कट ऑफ रही। आज जो है आज जो है अपन मैट्रिक्स से शुरू करने जा रहे हैं। देखो, पहले तो मैं चाह रहा था कि मैट्रिक्स को जो है पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताऊं और फिर आपको ये सब क्वेश्चन सोल्व कराऊं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार मैं 11वीं 12वीं वाले बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहा हूं। मेरे हिसाब से आप सबको जो होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सिंपल सा टॉपिक है, तो उसके कंसेप्ट तो आते ही होंगे। कंसेप्ट का मतलब कुछ नहीं कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में, ठीक है। एड एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकालते हैं, ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट किससे निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट यानी सारणी कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स यानी आव्यूह होता है। और क्या दो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, दो आव्यूहों का एडिशन कब कब पॉसिबल है, ये सब मैंने सोचा कि आता होगा आपका, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, 11वीं 12वीं में पढ़ चुके हैं, आगे भी आपने बीएससी में भी कुछ पढ़ा ही होगा, ठीक है। इष्टमिति किरण के अंतर्गत मैट्रिक्स का बहुत यूज होता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये देखो, सेकंड ग्रेड का मैट्रिक्स का सिलेबस है। मैट्रिक्स है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 और 3 ऑर्डर, यानी 2 और 3 ऑर्डर का जो होता है सारणिक निकालना, मैट्रिक्स यानी आयु, इनवर्स मैट्रिक्स यानी प्रतिलोम आयु, और एक जो अपने पास होता है साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन होती है उनका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, क्रेमर रूल से कर सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरा अपन जो मेथड यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो अपन इस मैट्रिक्स वाले जो टॉपिक को है उस सीधा क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। मेरा मकसद आपको क्वेश्चन सोल्व कराना है, किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, आप जल्दी से जल्दी किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, तो अपन क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको जो शुरू में जो क्वेश्चन मैंने शामिल करे हैं वो, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन मैंने इसके अंतर्गत शामिल करे हैं वो कहाँ से मैंने उठाए हैं। आरपीएससी की फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर से मैंने उठाए हैं। DSSP के पीजीटी और टीजीटी के क्वेश्चन से मैंने उठाए हैं। यूपी के जो होते हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, एंड एक जीआईसी एग्ज़ाम होता है उधर, उससे उठाए हैं। और वो 2-4 क्वेश्चन मैंने हरियाणा वाले से एग्ज़ाम से उठाए। मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मेरे मन मर्जी से या किसी के और बुक से मैंने ये क्वेश्चन नहीं उठाए। तो ठीक है, तो इन्हीं को डिस्कस करेंगे और इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपन, काफ़ी क्वेश्चन है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। अपन लास्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरू वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। शुरू वाले क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आपके सेकंड पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो बताया था कि किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन उसी पेपर के हैं। तो शुरू वाले क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। और अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने के में, और तो आप लोगों के साथ इसे शेयर करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आ रहा, तो आप सब्सक्राइब ना करें, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं, लास्ट के क्वेश्चन से। किस तरह से अपन को अपना मेन मकसद जो होता है जल्दी से जल्दी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को किस तरह से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, उसको उस अप्रोच को डेवलप करना, ठीक है। थ्योरी अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो होते हैं इसकी थ्योरी कहाँ से मिल जाएगी। देखो, एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो अगर आपका बेसिक कमजोर है। दूसरा, अगर आपका बेसिक बेसिक ठीक है, आपको एडजॉइंट ये सब निकालना है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करने हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा से सिंपल मैंने एक हैंडबुक बताई थी आपको अरिहंत की, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाले उस बुक के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हैंडबुक से सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करो, 4-5 पेज हैं बस। अगर आपको वो बुक चाहिए पीडीएफ के तौर पर तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। इस मैट्रिक्स का इस सॉरी डिटरमिनेंट का, इस सारणी का जो अपने को वैल्यू निकालनी है, तो देखो कुछ क्वेश्चन, अब अप्रोच देखो, अलग अलग बच्चे की अलग अलग अप्रोच
होती है, सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है। कुछ लोग जो होते हैं इस डिटर्मिनेंट को पूरा सोल्व करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। मेरा थोड़ा कुछ अलग तरीका है, ठीक है, मेरा जो तरीका है वो कुछ अलग तरीका है। मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो तरीका है मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने मान लिया कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि ए बी सी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, कहीं भी ये नहीं कहा कि वो दोनों तीनों इक्वल नहीं होंगे। तो मैंने मान लिया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू मैंने सी मान लिया तो देखो डिटर्मिनेंट ऐसा बन जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने कहा मैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर सारणी के बारे में पता है तो कोई भी कांस्टेंट अगर कॉमन लेते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कांस्टेंट, तो इस पूरी रो से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इस पूरी रो से भी ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इस पूरी रो से भी अपन ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, दूसरी रो से ए स्क्वायर, तीसरी रो से ए स्क्वायर, ठीक है। और अंदर जो बच जाएगा वो जो बन जाएगा माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन, ठीक है। जो कहा कि देखो कहीं भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि ए बी और सी इक्वल नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था, तो मैंने क्या कर लिया, ए बी सी को इक्वल मान लिया। और अब आप इसको और भी आसान कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो ए बी सी को इक्वल मान के वन मान लो, ए बी सी को इक्वल मान के वन मान लो, तो उस आपके पास ए को भी वन मान लो, बी को भी वन, सी को भी वन, तो सीधी आपके पास ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, आपको सीधा यहाँ दिमाग लगाना है कि अगर ए बी सी वन है तो यहाँ वन होगा, यहाँ माइनस वन वन वन, ये सीधी ये रखना है आपको, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर मैं सी टू को रख दूँ सी टू प्लस वन, सी वन प्लस सी टू, और सी थ्री को अगर मैं लिख दूँ सी थ्री प्लस सी वन, ठीक है, ये याद रखना, ये चीज कर दी मैंने। सी टू को क्या लिख दिया, सी टू प्लस वन, सी टू को मैंने लिख दिया सी टू पन, तो देखो ये बन जाएगा सी वन, ऐसा कैसा, ये इसमें ऐड करूंगा तो जीरो, यहाँ भी क्या बनेगा जीरो, यहाँ क्या बन जाएगा टू, ये इसमें ऐड करूंगा जीरो, ये बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा टू, और ये कितना बन जाएगा जीरो। तो बस इसका एक्सपेंशन करना है। अब इसके रेस्पेक्ट में कर देंगे माइनस वन इंटू माइनस फोर यानी इक्वल टू फोर। इसका आंसर फोर आएगा। अगर ए बी सी को वन लिखने पर फोर कौन से में आ रहा है, पहले में आ रहा है जीरो, गलत। यहाँ वन रखने पर ये माइनस थ्री आ रहा है, गलत। ये कितना आ रहा है फोर, ये कितना आ रहा है सिक्स। इसका आंसर सी। जो मैं कहना चाहता था मेरे हिसाब से आप समझ में आया। मैंने क्या करा, ए बी सी को वन मान लिया, और वन ए बी सी को मैंने क्या मान लिया, कहीं कुछ नहीं लिखा कि ए बी सी इक्वल नहीं हो सकते, मैं मान लिया ए बी सी को इक्वल मान के मैंने क्या मान लिया, मैंने उसको मान लिया वन। और मैंने इसको वन मान के मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट बन गया। उसमें सी, अब आपको जो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन है वो आते होंगे। सी टू को मैंने लिख दिया सी वन प्लस सी टू, और सी थ्री को मैंने लिख दिया सी वन प्लस सी थ्री। तो अपने पास ये पूरा एक डिटर्मिनेंट बन गया। इसका एक्सप्रेशन क्या तो आया, उसका डिटर्मिनेंट कितना है चार। अब तो कौन सी ऑप्शन में ए बी सी को वन रखने पर चार आंसर आ रहा है, सिर्फ सी। इस तरह से ये देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं इन सबको लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, इन सबको लिख रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो एग्जाम में इसे सोल्व करता तो कुछ नहीं करता, ए बी सी को वन मान के मैं सीधा ये लिखता, सीधा ये लिख के मैं ये कैलकुलेशन ये भी नहीं लिखता क्योंकि कैलकुलेशन दिमाग में होती, और मैं फिर ये मैट्रिक्स लिखता, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल के चार। ये 40 सेकंड का क्वेश्चन है, समझे आप। इस तरह से सोल्व करना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी आपको दे रखा है, दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन मेरे हिसाब से आपको करना आता होगा, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कौन सा आंसर आएगा मैच कर लेना। देखो कुछ नहीं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन माइनस वन जीरो बन जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो सिर्फ एक के अंदर का आ रहा है, या तो इसमें आ रहा है या आ रहा है। अब अगला चेक करते हैं, अपने को आंसर मिल जाएगा। देखो वन को वन से करेंगे इंटू इसको इसके, अब दूसरे में पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा वन माइनस वन, ये भी जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है डी, आगे चेक नहीं करना क्योंकि पहला एलिमेंट जीरो किस में आ रहा था, इसमें, दूसरा एलिमेंट भी जीरो सिर्फ इसमें आ रहा है, तो बात खत्म हो गई।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लें मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। अब आपको मल्टीप्लिकेशन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। देखो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिमेट्रिक यानी सममित आयु। और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है तो उसको बोलते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आयु। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो सममित आयु होता है उसका एक फिक्स होता है कि डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट इक्वल होते हैं। ये जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट ये होगा, ये जो होगा वो ये होगा, ये जो होगा ये जो होगा। उसका कहने का मतलब ये है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई ये इक्वल होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो होता है वो ए आई जे इक्वल टू होता है माइनस ए जे आई। एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंतर्गत जो होते हैं डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो जीरो होते हैं। याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सममित आयु में डायगोनल के विकर्ण के अवयव जीरो हों कोई जरूरी नहीं है। विषम सममित आयु में स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं और ए आई जे इक्वल टू होता है माइनस ए जी आई। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल टू होता है ए जी आई। यानी ये क्या है? ए वन टू, ये किसके इक्वल होगा? ए टू वन के। ए टू वन वाला कौन सा है? वन माइनस एक्स। तो इसका मतलब थ्री प्लस एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो ये देखो यहाँ से क्या बन जाएगा? टू एक्स इक्वल टू टू, माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स इक्वल टू, तो x इक्वल टू माइनस वन। उसी तरह से जो ये देखो ये वाला कौन सा है? ये वाला है ए टू थ्री। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए थ्री टू के। और ए थ्री टू वाला कौन सा है? फाइव माइनस वाई। यानी ये बराबर होना चाहिए वन प्लस वाई इक्वल टू फाइव माइनस वाई। दिस इक्वल टू वाई इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू कितना है? टू। ठीक है, वाई इक्वल टू टू है और एक्स कितना है? माइनस वन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस वन। माइनस थ्री प्लस टू बनेगा। बात खत्म। मैं जो बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंतर्गत या सममित आयु में जो होते हैं ए आई जे इक्वल टू कितना है? ए जे आई। ठीक है, ए टू थ्री ए थ्री टू के इक्वल होगा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो क्या होते हैं? ए आई जे इक्वल टू होता है माइनस आई जे। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू होता है माइनस जे आई। एंड डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? जीरो। अभी देखो, अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा होगा कि जीरो 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 जीरो। इसका मतलब जीरो, तो इसको सेटिस्फाई करना ही। इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के। या तो इसका पूरा एक्सपेंड कर लो, आपके पास जो होता है तीन घात की समीकरण बनेगी। ठीक है, और उसको सोल्व कर लो। तीन घात की समीकरण को आप सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, वो लेंथी मेथड है। लेकिन मैं जो तरीका बताना जा रहा हूँ आपको, कि आपको देखते ही पता चल रहा है कि जीरो 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 एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसको सेटिस्फाई करना ही करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक्स इक्वल टू जीरो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो अब मैं और क्या कर सकता हूँ? तो आपको देखो देख के पता चल रहा होगा। अगर मैं C1 को ऐसा लिख दूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, पहले जो कॉलम को ऐसा लिख दी सुन, रो और कॉलम ऑपरेशन अगर आप जानते हैं तो देखो यहाँ क्या बनेगा? x प्लस सिक्स। यहाँ भी क्या बनेगा? x प्लस सिक्स। यहाँ भी क्या बनेगा? x प्लस सिक्स। C2 ऐसा कैसा रखो, C3 भी ऐसा 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 रखो। ठीक है, तो देखो ये x प्लस सी मैट्रिक डिटर्मिनेंट में होता क्या है? किसी एक कॉलम या किसी एक रो से बाहर है तो x प्लस सी क्या आ जाएगा? बाहर। तो यहाँ बन जाएगा x प्लस सी। और यहाँ जो बन जाएगा, ये जो पहला कॉलम बन जाएगा वो वन वन एंड वन बच जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बन गया x प्लस सी सिक्स, और अंदर बच जाएगा वन 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 टू टू एक्स प्लस टू 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 एक्स प्लस टू। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब उसका एक फैक्टर तो अपने को मिल ही गया ना, x प्लस सी बन गया, एक फैक्टर तो x प्लस सिक्स बन गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस सिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो जीरो है, x इक्वल टू माइनस सिक्स किस ऑप्शन में है? ए में है और डी में है। ए में है और डी में है। और ए डी में अपने को पता है कि अगर अपन अब तीसरी चीज कैसे चेक करेंगे? x इक्वल टू माइनस टू रख के और चेक कर लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो पहला आंसर होगा, सेटिस्फाई नहीं करता दूसरा आंसर होगा। x इक्वल टू टू और रख देंगे इसमें, तो ये सब जीरो जाएंगे डायगोनल के एलिमेंट। जीरो टू 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 जीरो टू जी टू टू जीरो। बस अब इस मैट्रिक्स को, अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो। देखो एक्सपेंड करता हूँ मैं, टू के माइनस टू होगा, टू के रेस्पेक्ट, इस जीरो के रेस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू वाला के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास माइनस फोर प्लस टू इक्वल टू फोर।
ठीक है, ये देखो कितना आएगा, +8 16, इसका मतलब भी 16, इसका मतलब जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब आंसर क्या है, डी। दो जीरो होंगे और ये क्या होगा, -6। पता चला। देखो x इक्वल टू जीरो के लिए अपने चेक नहीं करना। दूसरा अपने को पता चला कि अगर मैं पहले कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ के लिख दूं तो x+c बाहर आ जाएगा, और x+6 बाहर आने पर ये मैं डिटर्मिनेंट ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब जो भी इसको सोल्व करने पर जो भी अपने पास जो इक्वेशन बनेगी उसका एक फैक्टर का, तो एक फैक्टर तो x+c होगा, इसका मतलब x+6 होगा। इसको जीरो करूंगा तो x इक्वल टू -6 भी इसका आंसर होगा। अब सिर्फ x इक्वल टू -2 के लिए सोल्व करना अपने को, क्योंकि अपने को पता चल गया कि 0 और -6 तो है, तो ऐसे दो ही ऑप्शन है, ए और डी। तो अपन x इक्वल टू -2 के लिए सोल्व करेंगे। x इक्वल टू -2 को सोल्व करने पर अपने पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के भी सोल्व करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के दो तरीके हैं। या तो इसको आप पूरा सोल्व करो, उसका ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको करना पड़ेगा। या फिर आप इसी क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक बार x इक्वल टू जो होते हैं x, आप एक बार x इक्वल टू 0 ले लो। x इक्वल टू 0 ले लोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 रखने पर कौन सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन रही है, ये है। तो देखो f इक्वल टू x, यानी x की जगह 0 रखेगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी, ये हो सकता है। f ऑफ -x रखने पर भी आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, 0 -0 तो होता है तो भी आइडेंटिटी बनेगी। इसमें देखो माइनस f ऑफ x, तो ये ऐसा बन जाएगा, -1 -1 -1। ये सब कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, और इसमें भी ये बनेगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक्शन होगा। अब आप फिर से x इक्वल टू 90 रखिए, सोल्व कर लो। 90 रखोगे तो ये 0 ये 0 ये 1 ये 1 ये -1। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसका आंसर f ऑफ -x आ जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन कितना है, देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, और आपको भी लग रहा है कि यार किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। उसने कहा है कि ए बी सी, देखो अब यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 नहीं ले सकते। उसने पहले ही बोल दिया है कि दो सारी की सारी अलग हैं। ठीक है, सारी की सारी ए बी सी जो है भिन्न भिन्न है। उस क्वेश्चन में अपने को बोला नहीं था कि ए बी सी क्या है अलग अलग, इस क्वेश्चन में अपने को बोल दिया कि ए बी सी क्या है अलग अलग है। तो अब अपन तीनों को इक्वल नहीं ले सकते, ऐसा ले सकते हैं, एक को 0 ले लिया, एक को 1 ले लिया, एक को -1 ले लिया, ऐसा अपन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक को 1 ले लिया, एक को -1 ले लिया, एक को 2 ले लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो अगर किसी एक को 0 लेंगे ना तो अपने पास दो आंसर हो सकते हैं। अगर मान लो उसका आंसर 0 आया तो दो आंसर होंगे, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये तो 0 नहीं बनेगी। इसलिए अपन इस चीज को भी अवॉइड करने के लिए अपन ने ले एक को 1, एक को -1, एक को 2, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, लेकिन इसके अंतर्गत एक कंडीशन और दे रखी है कि इनका गुणनफल भी इकाई है। यानी कहने का मतलब ये सारी अलग अलग तो है ही, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी भी तो है ही है, साथ में ये भी है कि ए बी सी इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है। मैंने ले लिया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। देखो तीनों का मल्टीप्लिक, तीनों अलग अलग भी हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 है। सीधा इसमें पुट कर दो, 1 2 1/2, 1 4 1/4। ठीक है, ये क्या बनेगा 0, यहाँ बन जाएगा 7, 2 की पावर 3 8, 8 -1, यहाँ बनेगा 1/8 -1, 1/8 -1 कितना होगा, -7/8। बात खत्म, 7/8। अब मैं मुझे बताओ दूसरी रो को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, R2 - R1, बस R2 - R1 रख दिया, तो 1 0 0 2 1/2। फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट रो तो ऐसी की ऐसी नो चेंज है ना। अब देखो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और 1/4 - 1/2 कितना हो जाएगा, -1/4। ठीक है, अब 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दो, 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा तो -7/8 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस 7/4। देखो प्लस माइनस का 7/4 प्लस का 7/4, 0 आंसर आ गया।
तो इसका आंसर 0 ही है और 0 1 में ही बनेगा। आपने को ये कंडीशन नहीं दी होती कि उनका गुणनफल इकाई है तो अपन उसको ये ऐसा ले सकते थे, एबीसी ऐसा भी ले सकते थे। ऐसा मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसको अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि आपके पास ऐसे दो में ऑप्शन मैच होंगे। मान लो कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि गुणनफल इकाई है, ये काट दो, ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है अगली बार। तो आप उसको या तो ए को ऐसा ले सकते, ए बी सी को या तो ऐसा ले सकते हो या फिर ऐसा ले सकते हो। ऐसा क्यों करने के लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो कि उसका आंसर 0 आता है तो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, तो सीधा ही एक में आंसर निकालने के लिए को 1 ले लो, को -1, एक को 2। लेकिन इसके अंतर्गत एक कंडीशन और दे रखी थी कि गुणनफल भी 1 है, तो अपन ने एक को 1 ले लिया, एक को 2 ले लिया, एक को 1/2। आप इसको सोल्व करोगे, सोच के देखो, आप इसको सोल्व करोगे, फिर इसको सोल्व करने के बाद आपके पास फिर भी कैसे भी कैलकुलेशन, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, ए बी सी में एक्स वाई जेड में कैलकुलेशन करना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए उसको मैंने 1 2 और 1/2 ले लिया और उसको सोल्व करके कितना आसानी से बन गया 0। अगर आप उसको इसको पूरे को एक्सपेंशन करोगे बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, फिर कैसे भी कर करा के वो उसमें एक ऐसी चीज आएगी ए बी सी -1, तो वहाँ पे बेसिकल टू 1 रखोगे, उसको ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे, वहाँ 1 रखोगे, 1 रखोगे तो वो 0 बनेगा, इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ए बी सी इक्वल टू 1, तो ए बी सी इस तरह की वैल्यू मान लो और उसको सोल्व कर लो। आया मजा? किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जल्दी से जल्दी, ये है तरीका दोस्तों। ये देखो, इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी की जल्दी। नहीं कर सकते? देखो, आपको डिटर्मिनेंट के बारे में एक चीज पता होगी, ए प्लस बी, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस डिटर्मिनेंट को अपन दो डिटर्मिनेंटों में तोड़ के लिख सकते हैं, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1 प्लस ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इस तरह से दो डिटर्मिनेंटों में तोड़ के लिख सकते हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्लस होता है किसी एक में, इन दोनों को अलग अलग करके इस तरह से दो मैट्रिक्सों के एडिशन में लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉलम और ये कॉलम इक्वल है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना है 0। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, अब समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। आपको तो देख के दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि इन दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। एक डिटर्मिनेंट ये वाला बनेगा जिसमें ये इक्वल, ये जो दोनों कॉलम में इक्वल होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा, तो इसको हटा दो बस। अब आपके पास डिटर्मिनेंट बच गया ये। अब इसको सोल्व करना, अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए मैं, अगर ये डिटर्मिनेंट बच गया, R2 को लिख सकता हूँ R2 -1, R3 को लिख सकता हूँ R3 -1। ये रो ऑपरेशन वहां लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए कि R2 को मैं लिखूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, और R3 को भी R3 -1 R1 लिखूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। बाकी को आप देख लो। R1 को ऐसा कैसा रखना है, ए की क्यूब 1, यहाँ बनेगा देखो b -a, यहाँ बनेगा c -a, यहाँ बनेगा b क्यूब -a क्यूब, यहाँ बनेगा c क्यूब -a क्यूब, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 या 0। अब इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दो। इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करोगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, बड़ा ब्रैकेट b -a c की क्यूब -a की क्यूब माइनस c -a एंड b की क्यूब -a की क्यूब। बना ना, देखो इसको करना है 0, कितना आसान बन गया। इसको एक्सपेंस करते तो कितना, अपन ने प्रॉपर्टी लगा दी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब हो गया, बात ही खत्म हो गई। आपको मैं बताऊं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ये। और चलो वो ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, याद नहीं है तो भी याद कर लो दोस्तों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको चेक करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, ए की क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है, माइनस ए बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बस। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला ही। देखो यहाँ माइनस सी माइनस ए बनेगा, सी माइनस ए इसमें भी है, उसको मैं बाहर ले लूँगा, सी माइनस ए। यहाँ बी माइनस ए, यहाँ बी माइनस ए बनेगा तो उसको भी मैंने बाहर ले लिया। अब अंदर बचेगा क्या, देखो सी स्क्वायर प्लस ए
सी स्क्वायर प्लस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ ऐसा ही बनेगा ना, सी माइनस ए बाहर आ गया, इसका बी माइनस ए बाहर आ गया, तो यहाँ बनेगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो इन, अब देखो आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ से, देखो हो गया। अब अंदर बच जाएगा अपने पास, दिख रहा है तो आपको, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। अंदर बच गया अपने पास सी स्क्वायर प्लस का सी ए माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, एक तो बन गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बच गया आपके पास। इन दोनों को देखो, इन दोनों को, इसे मैं ए कॉमन ले लूँगा, प्लस का ए अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा सी माइनस बी, ठीक है। यहाँ देखो इसको मैं लिख सकता हूँ सी माइनस बी और सी प्लस बी प्लस ए सी माइनस बी, सी माइनस बी और बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ सी माइनस बी और बाहर आ जाएगा, तो अंदर देखो ये बच जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, अंदर बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और बाहर ये क्या है, बाहर है बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी इक्वल टू जीरो है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया कि नहीं। मैं जो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं मानता हूँ इस बात को, यहाँ भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले नहीं सकते, वरना तो मैं सॉल्व करवा देता इसको तुरंत। यहाँ भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले नहीं रह सकते, है ना, हाँ तो अपना सीधा सा आंसर आता। ओके, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप ए बी सी की वैल्यू पहले ऑप्शन के हिसाब से ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए को जीरो ले लो, ए को वन ले लो, ए को माइनस वन ले लो, और वो रख के सोल्व कर लो। अगर पहला ही ऑप्शन से मैच हो जाता है, वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। मान लो कि आपका पहले ऑप्शन से आंसर नहीं आ रहा, तो आपको ए प्लस बी इक्वल टू सी टाइप का लेना पड़ेगा, फिर अगर उससे भी नहीं आ रहा तो सी प्लस ए इक्वल टू बी टाइप का लेना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी बन जाएगा। इसको लिए इसको सोल्व करना ये आसान है, अच्छा इसका सीधा रिजल्ट भी याद रखो, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन सोल्व करोगे वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा भी आप में से कोई और इसको इजी तरीके से सोल्व कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि सर ऐसे और जल्दी सोल्व हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, देखो एक्स जो है, एक्स का ऑर्डर देखो क्या है, ए प्लस बी, रो तो है ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू, और वाई का क्या है, वाई का जो है, वाई का है बी प्लस वन इन क्रॉस ए प्लस थ्री। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई होने के लिए आपको एक रूल याद रखना चाहिए, एस आई, ठीक है, सॉरी एस पी एंड सी आर, इंग्लिश मीडियम का लगे क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है ए प्लस टू, दूसरी मैट्रिक्स के रो की इक्वल होनी चाहिए, उसकी रो कितनी है बी प्लस वन। एस पी, पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति इक्वल होनी चाहिए, तो पहले की पंक्ति, पहले में स्तंभ कितना है ए प्लस टू और दूसरे में पंक्ति कितनी है बी प्लस वन, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये तो एक्स वाई के लिए हुआ। अगर इसको मैं कर दूंगा वाई एक्स, वाई एक्स के लिए, वाई एक्स के लिए कर दूंगा मैं, वाई एक्स करूंगा तो पहले का क्या है स्तंभ और दूसरे की पंक्ति, पहले का स्तंभ कितना है, अब पहला वाई है ना, पहले का स्तंभ कितना है ए प्लस थ्री, पहले में कॉलम कितने हैं ए प्लस थ्री, और दूसरा मैट्रिक्स इसमें क्या है एक्स, एक्स के क्या रो, रो ये इक्वल होने चाहिए ए प्लस बी, तो ये कट गया, बी इक्वल टू तो थ्री होना चाहिए, बी इक्वल टू थ्री इसमें रख देंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा टू, इसका आंसर आ गया पहला। सीधी सी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए एस पी या सी आर रूल का फॉलो होना चाहिए, यानी पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति इक्वल होनी चाहिए, दूसरी बात पहले का कॉलम और दूसरे के रो ये इक्वल होने चाहिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीधा सा सिंपल सा है यार, इसका इनवर्स पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, वन बनेगा, ये तो होता, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो वो वन आ जाएगा। दूसरा, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो, यानी ये 4 2 है तो इसको 2 4 लिख दो, और ये जो दो बच गए इनका साइन चेंज कर दो, यानी माइनस वन माइनस सात। अब इसको डिवाइड कर दो वन से, कौन सा आंसर आ रहा है,
इन दोनों का इंटरचेंज करने पर और इनका साइन चेंज करने पर कौन सा आ रहा है, पहला ही आ रहा है, पहला ही आंसर होगा। याद रखना 2x2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि तो जैसे मान लो इस 2x2 का क्या निकालते हैं, इन दोनों को तो अपन करेंगे इंटरचेंज और इन दोनों का साइन क्या कर देते हैं, चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वो एडजॉइंट हो जाता है। देखो दो मैट्रिक्स हैं और ए स्क्वायर इक्वल टू बी दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी दे रखा है, तो अपने को ए की वैल्यू निकालनी। तो बस सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर का मतलब A011 इंटू A011, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन करो, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ बनेंगे तो क्या बनेगा, 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1, और ये बनेगा 2। अब ये इक्वल टू बी के है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा है ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 भी है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 भी है, तो दो वैल्यू कैसे हो सकती है ऐसे, तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, एकदम मान्य नहीं है ऐसी एक की वैल्यू। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है दोस्तों, दो मैट्रिक्स सब, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हैंडबुक से एडजॉइंट की प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, ठीक है। हैंडबुक से आपको जो है एडजॉइंट की प्रॉपर्टियां याद करनी है, और ये एक सीधा सा एडजॉइंट का फॉर्मूला है। एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू जो होता है के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ है, याद कर लो इसको, समझाना जैसा कुछ नहीं है। आप सीधा याद कर लो कि एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू होता है के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ। ये 8-10 रिजल्ट है उस हैंडबुक के अंतर्गत, सीधे याद कर ले एडजॉइंट की प्रॉपर्टी। देखो 25वां क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा कि अपने को डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, देखो दो तरीके हो सकते हैं डी की वैल्यू निकालने के लिए। एक तो आप इस पूरे डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें, सोल्व करने के बाद में जो बिना एक्स वाला जो पद है उसके साथ वही डी होगा। दूसरी बात अपन ये कर सकते हैं कि मैं इसमें एक्स इक्वल टू 0 रख दूँ तो इधर क्या बच जाएगा, डी। तो इसमें भी एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी ना। तो डी इक्वल टू जो होगा एक्स इक्वल टू 0 पर 1 0 0 3 1 0 2 4 -1, ये डी की वैल्यू है। इसको सोल्व कर लो, दोनों तरफ एक्स इक्वल टू 0 रखने पर एक तरफ डी बच जाएगा, दूसरी तरफ जो आएगा वही डी की वैल्यू होगी। ये आ गया। अगेन मैंने आपको बताया कुछ नहीं, आपको ये याद करने हैं एडजॉइंट ए का सीधा सा आपको रिजल्ट याद कर लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सीधा सा आपको ये रिजल्ट याद रखना, सीधा सा याद रखना है। यहाँ पे ये एडजॉइंट के रिजल्ट याद कर लो, उस बुक में पूरे के पूरे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना लंबा क्वेश्चन है, कितना जल्दी से सॉल्व होगा। उसने कहा है कि ABC जो है हरात्मक श्रेणी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में उसके पी क्यू वे टर्म है, यानी HP एक श्रेणी है, उसका PQ और आर्थ जो टर्म है वो ABC है। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा हुआ है, क्वेश्चन सेम है, बस जो डिटर्मिनेंट है वो आपको ऐसा दे रखा है 1 1 1 PQR BC CA AB, इसका भी डिटर्मिनेंट पूछा है। तो बताओ, सोचो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट है, उसको कैसे सोल्व करोगे भाई। इतना बड़ा डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कैसे करोगे, सोच रहे हो, कुछ चल रहा है कुछ दिमाग में कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, बताओ। जबकि वहां तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आने हैं, यानी 1 मिनट कहाँ, कितने 5-7 मिनट लगाओगे क्या इसको सोल्व करने में, कुछ नहीं निकालना। देखो मैंने मान लिया कि वो HP श्रेणी जो है वो 1 1 1 है, और उसका PQ और R जो है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म की बात कर रहा है।
पहली दूसरी तीसरी टर्म है पी क्यू आर और वो 1 1 1 है। देखो एच पी की सीधी सी डेफिनेशन होती है, कोई भी श्रेणी एच पी में होगी अगर उसका रेसिप्रोकल करने पर यानी उसका उल्टा करने पर वो ए पी में होता। 1 1 का उल्टा करोगे तो 1 1 ही बनेगा, अगर 1 1 ए पी में होता। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि 1 1 1 एक एच पी श्रेणी है जिसका पहला दूसरा और तीसरे पद ये हैं। ठीक है, ये पी है ये क्यू आर है, जहाँ पी क्यू आर है वो वहाँ 1 2 3 रख दो, और जहाँ ए बी सी है वो 1 वहाँ 1 1 रख दो। 1 1 1 एक एच पी होती है। तो देखो सीधी सी बनेगी, 1 का स्क्वायर कितना भी करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 + 1 यहाँ बनेगा 3। समझ रहे हो, यहाँ देखो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा, बच गया सिर्फ पी प्लस क्यू प्लस आर। तो 1 + 2 + 3 कितना होता है 6। यहाँ देखो 1 + 1 + 1 3। यहाँ देखो क्या बनेगा पी प्लस क्यू प्लस आर, बाकी तो बी सी और सी ए ये तो सब 1 1 है ना, यहाँ भी 6। यहाँ देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना बन जाएगा, और चाहे 13 14। यहाँ देखो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना बन रहा है 6। यहाँ वापस 3, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, पी प्लस क्यू प्लस आर 6 और ये 3। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। देखो दोनों कॉलम इक्वल हैं, जब भी किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं तो इसका डिटरमिनेंट आता है 0। तो इसका आंसर 0। सोच रहे हो, ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना लंबा लग रहा है, वरना अपने को कुछ नहीं करना। मैंने मान लिया कि कोई एच पी है जिसके पहले दूसरे तीसरे जो पद हैं वो 1 2 3 हैं, तो ए बी सी हो गया, सॉरी 1 1 1 है तो ए बी सी हो गए 1 1 1 1, और पी क्यू आर क्या हो गया 1 2 3। उनकी वैल्यू इसमें पुट करी, कोई भी दो कॉलम इक्वल आ गए तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। सेम इसमें इसी को भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। 1 1 1 आया हुआ है क्वेश्चन नहीं, पी क्यू आर क्या है इतना 1 2 3, ये क्या है 1 1 1, ए बी सी सब 1 थे तो 2 रो इसमें भी इक्वल हो गई तो उसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। इस तरह से सोल्व किया जाता है दोस्तों क्वेश्चंस को। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा था, सीधा सा आंसर आ गया यार। ठीक है, ये देखो आपके पास क्वेश्चन है। देखो अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक की बात करिए, अगर x = -1 से 1 के बीच में होता है तो x का महत्तम पूर्णांक क्या होता है 1, y का महत्तम पूर्णांक 0 से 1 के बीच में क्या होगा 0, और z 1 से 2 के बीच में है तो z का महत्तम पूर्णांक क्या होगा 1। किसी को भी महत्तम पूर्णांक के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी नेगेटिव में होने पर वो पिछले वाली संख्या होती है। कोई भी आपके पास कुछ भी है तो उसके पिछले वाला जो इंटीजर होता है ना, उससे पिछले वाला जो इंटीजर होता है वो इसका महत्वपूर्ण। जैसे 10.7 है तो 10.7 से पहले इंटीजर कौन सा आता है 10, तो इसका महत्वपूर्णांक 10 ही होगा। माइनस का 10.7 है तो इसका इससे पिछले वाला इंटीजर कौन सा आता है -11, तो -11 जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है बस। अब x क्या है 0 से -1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से -1 के बीच में क्या होगा, माइनस का 0.3 भी होगा, माइनस का 0.4 भी होगा, कुछ भी हो, लेकिन इसका इनसे पहले इंटीजर कौन सा आता है वो -1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। इसके बीच में 0 से 1 के बीच में पहले इंटीजर कौन सा आता है 0, 1 से 2 के बीच में पहले इंटीजर कौन सा आता है, अगर मान लो इसके अंदर पूरा इंटीजर ही है जैसे 1 ही है तो 1 ही बन जाएगा, इससे पिछले वाला नहीं लेना। ठीक है, इंटीजर होने पर वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाता है। तो सीधी सी बात है ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, जहाँ जहाँ x वहाँ -1 रख दो, जेड y है वहाँ 0 रख दो, और जेड है वहाँ क्या रख दो 1, तो ये देखो बन जाएगा कितना 0, ये कितना बन जाएगा 0, जेड कितना है 1, ये कितना है -1, ये कितना होगा 1, ये 0 था ना, ये क्या है 1, ठीक है, ये कितना होगा -1, ये कितना होगा 0, ये कितना हो जाएगा 2। बस यार अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दो 1 + 1 यानी कितना आएगा 1। अब निम्न में से कौन सा है, ये तो होता है -1, ये था 0, ये कितना है 1, तो इसका आंसर ये। समझ रहे हो क्या, नाजुक कर लियो। कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं बताओ, कितने आसानी से सोल्व कर सकते हो यार। सीधी सी बात है, एबी का मल्टीप्लिकेशन करा है तो मैंने आपको एक तो एसपी रूल बताया, एक सीआर रूल बनाया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ए अगर m × n है, बी n × r है, इन दोनों का मल्टी ए बी डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति इक्वल होने चाहिए, इक्वल है, और जो बच गया वो जो मैट्रिक्स आएगी, अगली जो मैट्रिक्स आएगी, एक बच गया क्या m × r,
तो अगली जो मान इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मान ले कोई सी मैट्रिक्स आई, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है एम क्रॉस आर होगा। सेम ऐसा ही करना है। देखो ए कितना है 2 क्रॉस 3, बी कितना है पी क्रॉस क्यू, और इक्वल टू आया सी, सी कितना है 2 क्रॉस 3। तो देखो सबसे पहले तो अपन एस पी या सी आर रूल लगाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो, मल्टीप्लाई होने के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब पी इक्वल टू 3 आ गया। अब जो मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस क्यू, 2 क्रॉस क्यू, और वो है कितना 2 क्रॉस 3, तो क्यू इक्वल टू भी क्या आ गया 3, पी भी 3 क्यू भी 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व करे वो आरपीसी के फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन थे। अब ये है जो यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सा सिंपल सा बात है कि अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका डिटर्मिनेंट ये है। तो देखो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो और सोल्व करने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो और उसको इसमें पुट करके सोल्व कर लो। जो तरीका मैं फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप इसका रूट निकालोगे तो देखो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू कितना होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac 4 × 5 × 2, यानी ये नेगेटिव में रूट, यानी रूट कितने आएंगे काल्पनिक आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे, तो उसको फिर इसमें रखना और उसको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो अपन क्या पता, देखो सिंपल सा डिटर्मिनेंट दिख रहा है, क्या पता अपने को वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल जाए सीधा ही, और वो सीधा ही मिल जाएगा तो अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से यूज कर सकते हैं ना सीधा। तो इसका सबसे पहले आप एक्सपेंशन करो। देखो ये 0 है, इसको भी मैं 0 बना दूँ, अगर मैं C2 को C2 माइनस C3 लिख दूंगा तो देखो क्या बन जाएगा 0 अल्फा बीटा, और C3 भी ऐसा कैसा ही है, ठीक है। अब C2 को क्या लिखा C2 माइनस C3 0, ये आ जाएगा माइनस अल्फा और यहाँ के नाम बन गया। अब इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दो, बीटा कोष्टक अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसमें से अल्फा कॉमन ले लोगे तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, देखो सीधा ही अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की यूज पड़ेगा। याद रखो एग्जामिनर कभी भी आपसे लेंथी क्वेश्चन लेंथी सॉल्यूशन नहीं करवाना चाहता, वो आपको इस तरह से क्वेश्चन देता है कि आप उसका यूज कैसे करोगे स्मार्टली वे से, वही है। तो अल्फा बीटा कितना है, अब आपको सबको पता है कि अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 3/2 है, इसमें यहाँ पे सॉरी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही तो है 5/2 इंटू माइनस का 3/2 कितना आएगा -15/4। समझ में आया। अगेन एक्स की वैल्यू, ठीक है, अगेन एक्स की वैल्यू, तो देखो अपने को क्वेश्चन में ही दे रखा है एक्स की वैल्यू, सीधी सी सिंपल ठीक है। तो क्या करना है, अब देखो इसमें अगर आपको समझ में आता है, अब आप इसमें ए बी की वैल्यू पुट करोगे, ए एम और बी की अगर वैल्यू पुट करोगे, मान लो कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, तो वो थोड़ा अटपटा सा बन सकता है। इससे अच्छा है कि आप इसको पहले सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए क्या है, यहाँ 0 बना लो, यहाँ 0 बना लो, और ये एम और इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दो, आपकी मर्जी है, या आप नहीं करना चाहते तो कुछ और तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने तो ये अपने पास जो मैट्रिक्स है वही ऐसी है, तो अपन इसको एक्सपेंशन करेंगे, सी की सबके रेस्पेक्ट में कर लेते हैं अपन, जैसे वाले की पहले के इसके रेस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ए एम बी माइनस एम एक्स माइनस ए एम बी माइनस बी एम, ठीक है। ये देखो एम बी माइनस बी एम, तो ये 0 हो गया, प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो एम एक्स प्लस सॉरी एम एक्स माइनस एम बी, ये इक्वल टू 0 है। तो ये तो देखो 0 बन गया पूरा का पूरा, ये एक हो गया, एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा ए बी एम माइनस ए एम एक्स, ठीक है। यहाँ क्या था प्लस एक्स था, ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर माइनस का एम बी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बस कुछ नहीं, ऑप्शन से मैच करवा लो यार। अब ये अपने पास ये इक्वेशन आ गई, अब इसको सोल्व करने नहीं जाएंगे अपन, अब अपन जो है इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। अब मान लो कि एक्स की जगह एक्स की वैल्यू ने एक्स की जगह अगर मैं ए रखता हूँ, एक्स की जगह ए रखूँगा तो ए बी एम माइनस ए स्क्वायर एम प्लस एम ए स्क्वायर माइनस ए बी एम, देखो 0 बन रहा है। अब एक्स की जगह अगर मैं बी रखूँगा देख लो, बी रखूँगा तो क्या होगा, बी रखूँगा तो क्या होगा ए बी एम माइनस ए बी एम
प्लस एम बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, ये भी जीरो बन रहा है। एम की अब एक्स की जगह एम रख के देख लो, ए बी एम माइनस ए एम स्क्वायर प्लस एम एम की क्यूब, ये कभी जीरो नहीं बन सकता क्योंकि एम की क्यूब तो कहीं आ ही नहीं रही इसमें, तो इसका मतलब सिर्फ ए बी इसके आंसर हो गए, सीधी सी बात। इसको सॉल्यूशन करके अपन सीधा ऑप्शन से करो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इससे अच्छा है कि ऑप्शन से सीधे सेटिस्फाई करवा लो। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन है, सिंपल से 3 क्वेश्चन, 3 ही है ना। हाँ ये 7, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, सिंपल सा है। इसके अगला क्वेश्चन सीधी सी प्रॉपर्टी है, कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं, आपको पता है ए बी इक्वल टू बी, ए बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज, डैश भी पढ़ सकते हो, बी है तो इसके बारे में निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए एनसीईआरटी में सीधा क्वेश्चन है भाई साहब, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में है। इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ये यूपी का एग्जाम है, ट्रांसपोज निकाल लो तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, देखो बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ये सब के सब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये बन गया बी ए माइनस ए बी। अब ये क्या है, ए बी माइनस बी ए, आगे माइनस, बात खत्म। इसका मतलब क्या है, इसकी सिमेट्रिक, ये अपने पास पूरी मैट्रिक्स सी थी, सी का ट्रांसपोज किया तो वो क्या आ गया माइनस सी, तो क्या बन जाएगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, मुझे उम्मीद है आप सोल्व कर लेंगे। आंसर भी दे रखे हैं, सही है कि नहीं वो चेक कर लेना, मैंने तो पेपर में, मुझे पता नहीं, मैंने पेपर से सीधे क्वेश्चन उठाए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो किस तरह से सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। देखो सोल्व कैसे करेंगे, देखो अब ए बी सी के बारे में अपने को कुछ नहीं कहा, ठीक है, ए बी सी के बारे में अपने को कुछ नहीं कहा, तो अगर ए बी सी को अपन -1 ले लेते हैं, तीनों को अपन ने ले लिया -1, तो यहाँ 0 1 1 1 0 1 1 1 0, बस क्वेश्चन ही बन गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अपन जो होता है C2 को लिख देंगे C2 माइनस C3, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ वाला बन जाएगा -1, यहाँ बन जाएगा 1। अब 1 इस 1 के रेस्पेक्ट में, इस 1 के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे, तो 1 कितना 1 + 1, आंसर आ गया 2। जहाँ जहाँ ए बी सी इक्वल टू -1 रखने पर 2 आंसर आ रहा है, वही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ देखो बनेगा -1 + 1 + 1 + 1, इसका आंसर आ रहा है 4, ये आंसर नहीं हो सकता। ये बनेगा 6, इसका आंसर नहीं हो सकता। ये -3 बनेगा, ये देखो कितना बनेगा -1, और ये तीनों बनेंगे +3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं ने कहा कि तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, अलग। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, देखो ऐसा है, मैंने ले लिया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बनाने, ये 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नल मैट्रिक्स बनते ही इसका आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा, दो ऑप्शन हो गए, क्योंकि डी में भी 0 आ रहा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डी में भी 0 आ रहा है। ये चीज़ आपको पहले, ये तो सोल्व ही नहीं करनी, आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए। ये तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लूँगा तो ये 0 बनेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और डी में से कोई है। तो असली सोल्व आपको ये करना है कि अब ये 0 ना बने, तो अपन ने मान लिया ए 0 है, बी जो है ए 0 है, बी इक्वल टू 1 है और सी इक्वल टू -1, अपन ने ऐसा मान लिया। ठीक है, ऐसा मान के अब इसको सोल्व कर लिया, तो ये देखो यहाँ क्या बनेगा -1, यहाँ क्या बनेगा बी माइनस सी 2, यहाँ क्या बनेगा -1, यहाँ क्या बनेगा बी माइनस सी 2, सी माइनस ए, यहाँ भी सी माइनस ए है, यहाँ भी सी माइनस ए, तो ये जो होगा वो ये होगा -1। ठीक है, यहाँ भी सी माइनस ए है तो -1, यहाँ भी ए माइनस बी है तो -1। ठीक है, यहाँ क्या है ए माइनस बी, ए माइनस बी है, इसका मतलब सीधा सा है यहाँ भी -1, यहाँ क्या है बी माइनस ए यानी 2। समझ गए।
बस अब इसका एक्सपेंशन कर लो। इसका एक्सपेंशन कर रहे होने के बाद आपके पास मेरे हिसाब से जीरो आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका एक्सपेंशन कर लो, या फिर इसमें दो रो ऑपरेशन बना सकते हो। C2 को लिख सकते हो C2 प्लस 2C1, तो यहाँ जीरो बन जाएगा। C3 को लिख सकते हो आप C3 माइनस C1, तो यहाँ भी जीरो बन जाएगा, यहाँ भी जीरो बन जाएगा। फिर इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लेना। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। A इक्वल टू B इक्वल टू C ले लिया तो सीधा ही आपकी बत्ती जली, सारा जीरो जीरो। इसका मतलब दो ऑप्शन जीरो हो सकते हैं, तो इसका मतलब आप ले लो एक को जीरो, एक को वन, एक को -1, और उसको लेकर सॉल्व कर लो। एक को जीरो, एक को वन और एक को -1 लेने पर ये जीरो नहीं बनेगा। अगर आंसर जीरो आता है फिर भी तो ये आंसर होगा, जीरो नहीं आता तो ये आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना? उम्मीद है आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो ही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आप एग्जाम दे रहे हो, मैं नहीं। देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कितनी प्रॉपर्टियाँ लगती हैं कि ये इसने कहा है कि ABC वो साइड है और उसके एंगल ये है। ये कोई त्रिभुज है, ये कोई ट्राइंगल है ABC, उसकी साइड ABC है। ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट ये निकालना है। देखो कहीं भी त्रिभुज में ऐसा नहीं कहा मैंने, मान लिया कि A इक्वल टू B इक्वल टू C। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है और उसकी साइड है 1, तो एंगल कितने होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ABC की वैल्यू भी मैंने मान ली 1, 1 नहीं मान ली मैंने, सीधा ही 1 मान ली। कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो आइसोस्केल जो ट्राइंगल है उसकी आइसोस्केल समद्विबाहु मतलब सारी भुजाएं समान होती हैं, तो इंग्लिश में शायद आइसोस्केल ही बोलते होंगे, आई डोंट नो। ठीक है, तो 1 1 है तो बस बात खत्म हो गई ना, सीधा 1 1 1 हो सकती है ना समबाहु त्रिभुज की। देखो ये 1 बनेगा 60 डिग्री इन √3/2 और √3/2 √3/2 1, ये 60 60 माइनस 60 जीरो, जीरो पे कॉस होता है 1। ठीक है, यहाँ √3/2, यहाँ 1 और यहाँ 1, बस हो गया। बस कर दो अब इसका एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन कर दो। 1 के रेस्पेक्ट, इस ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। 1 - 1 जीरो, माइनस का √3/2 इक्वल टू, देखो ये √3/2 प्लस कर ये √3/2 माइनस का, तो ये भी जीरो बन जाएगा। प्लस का √3/2, तो ये देखो √3/2 और √3/2 ये भी जीरो बन रहा है। ठीक है, बन रहा है ना जीरो, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो बन रहा है। जीरो इसमें ये जीरो नहीं है, ABC 1 ले आता तो 1 आएगा। और ये देखो कितना होगा √3/2 माइनस √3/2 इंटू √3/2, ये भी जीरो नहीं बनेगा, तो इसका ऑप्शन बी है। कितनी आसानी से हो गया, सोल्व करने पे बहुत प्रॉपर्टियाँ लगाते रह जाते, प्रॉपर्टियाँ लगाते रह जाते हैं कि A + B + C ट्राइंगल, तो A + B + C 180 डिग्री होगा, वहाँ B - C है, वहाँ मैं ये लिख दूंगा वो लिख दूंगा, कुछ नहीं। अपन ने मान लिया कि A = B = C है, तो असंभव त्रिभुज बन गया और सारी साइडों को अपन ने मान मान लिया और उसको सोल्व कर लिया। ओह, फिर एडजॉइंट की प्रॉपर्टी आ गई कि एडजॉइंट एडजॉइंट ए। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कैपिटल ए लिखना चाहता, क्योंकि मैट्रिक्स को अपन कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और उसके जो अवयव होते हैं एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखो आप ए, वैसे देखो ऑप्शन ऐसे दिए हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए ये अगेन एक प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ए क्या होता है, वो होता है A⁻n - 2 का डिटर्मिनेंट इंटू ए। याद रखना इनको, ये जितनी प्रॉपर्टियाँ आती हैं एडजॉइंट की। फिर अगेन मैं कह रहा हूँ क्या, हैंडबुक भाई साहब प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, इनको प्रूफ कर सकते हो आप खुद भी। हैंडबुक में सीधे ये रिजल्ट दिए हुए हैं, NCERT में भी है, हैंडबुक में नहीं। ये देखो ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया ना जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, x+2 2 2 2x+2 2 2 2x+2, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम डिट्टो। 2 की जगह 1 है, सीधी सी बात। तो देखो x = 0 रखते ही तो इसका मतलब जीरो तो चेक करना नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम, अगर C1 कॉलम को मैं लिख दूँ C1 + C2 + C3, तो देखो सब बन जाएंगे x+3 x+3 थी, x+3 वो x+3 जो होगा बाहर आ जाएगा, x+3 = 0, यानी x - 3 भी एक रूट होगा, यानी इसका मतलब ये दोनों में से को होगा। तो x = 1 रख के आप चेक कर लो, सीधी सी बात। x = 1 रख के आपको क्या करना है, चेक। x = 1 रख के आपको जो चेक करना है वो आपको चेक करना है। x = 1 रखते ही आपके पास 1 क्या जाएगा 2,
1 1 1 2 1 1 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल ही सकते हैं, शायद ये आंसर बनेगा। इसमें इसमें भी वही वैसा वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। ये अगेन इनवर्स वाला, इनवर्स आपको पता ही है इनवर्स निकालते कैसे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आंसर बता देता हूँ मैं, शायद इसका आंसर अगेन ए आएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना आप। ये मैंने आपको बता देता हूँ कि अगर ट्रांसपोज परिवर्त कैसे निकालते हैं किसी भी डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का नहीं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकलता है। कैसे निकालते हैं, जितने भी कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास ऐसी है, कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो है ना उसको कॉलम बना दो, पहली रो को पहला कॉलम बना दो और दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसे अपन का उस मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरी बात आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो उससे तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है दोनों इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखो क्या है, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई है। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसको इस फॉर्मूले से ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने लिख दिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का आई का ट्रांसपोज 1 होता ही है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये देखो ऐसा बन जाएगा इक्वल टू 1। तो सारणिक ऑफ ए कितना आ गया, +-1, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, ये याद रखना। तो आपको ये कंडीशन ना देख के ऐसा बोल दे कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ऑर्थ ए कोई, आपको सीधा ऐसा बोल दे ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो भी उसका आंसर +-1 ही बनेगा। यहाँ पे भी देखो मैट्रिक्स की कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो किसी भी मैट्रिक्स, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है और उसको किसी के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो होता है, हर एक अवयव के से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो कि 2 3 4 5 है, अगर उसको के से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसे बनेगा 2k 3k 4k 5k। सिर्फ मैट्रिक्स में ऐसा होता। अगर यही अगर ए कोई डिटर्मिनेंट होता, मान लो कि ए कोई डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5, अगर मैं डिटर्मिनेंट है ये, मान लो अगर मैं के ए करूं तो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई, किसी एक में ही होगा, हर एक एलिमेंट उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा होता तो या तो ऐसा बनेगा 2k 3k और 5, या फिर ये ऐसा बनेगा 2k 3 सॉरी के यहाँ नहीं 2 3 4k 5k, या फिर ऐसा बनेगा किसी एक रो कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो 2k 4k 3 एंड 5, या फिर ऐसा बनेगा 2 4 3k 5k, किसी एक रो या एक। तो डिटर्मिनेंट में जो होता है, सारणिक में जो होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, जबकि मैट्रिक्स में वो जो होता है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही अगर के को बाहर निकालेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो अगर कोई कांस्टेंट है उसको किसी मैट्रिक्स से बाहर निकालते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से बाहर आएगा, जबकि डिटर्मिनेंट में क्या होगा, किसी एक रो से किसी एक कॉलम से। जैसे मान लो कि अपने पास ये 2k 3k 4k 5k, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इससे भी के बाहर आएगा, इससे भी के बाहर आएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, के इंटू के, पहली रो से के निकाला और दूसरी के से तब बना 2 3 4 5, तो के स्क्वायर बन जाएगा। अगर ऐसा ही अगर मैट्रिक्स होता, मान लो कि ये 2 3 4, मान लो कि 2 3, मान लो कि ये 2 3 4k 2k 3k 4k 5k, अगर ये मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट से बाहर आएगा के, 2 3 4 5। फर्क पता चला, यहाँ के स्क्वायर बना है, यहाँ के बना है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम डिटो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछने की कोशिश करेगी। देखो ये है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक डिटर्मिनेंट बनेगा, मान लो उसको सी मान लिया, तो 3 की पावर इसका डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिक्स क्या, ये क्या है मैट्रिक्स, 3 क्या होगा, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से बाहर अंदर मल्टीप्लाई होगा। फिर उसका उस जो मैट्रिक्स का है वो अपने को डिटरमाइन करना। तो 3 जो है हर में है, तो अगर उसको बाहर निकालेंगे तो जितनी उसका ऑर्डर होता है किसी मैट्रिक्स को अपन ने कैसे मल्टीप्लाई करा,
कुल मिला के बात ये है। तो के जो होता है, जितना ए का ऑर्डर होता है उसी की पावर में बाहर आ जाता है और ऐसा हो जाता है। अगर ये 3C है तो 3 की पावर, अगर ऑर्डर 3 है तो 3 की पावर 3 इंटू ऐसा बनेगा। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है भी ओ, तो ये देखो इन दोनों का ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बनेगा, तो इसका मतलब 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बन जाएगा, और इसका मतलब 3 की पावर 3, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 होता है 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी है 3, ये होगा -81। ये सीधी प्रॉपर्टी है, आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया है। अब जो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, इनको याद कर लेना। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये बात खत्म हो गई। ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, गलत था उसमें। ठीक है, तो आज के लेक्चर इस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरह से। वो बहुत सी चीज़ें मैंने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में इस लेक्चर में बता भी दी हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर कुछ कंसेप्ट आपके बच गए, कुछ आप बेसिक भी हमें समझाइए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको बेसिक्स के बारे में भी पूरा बता दूंगा। इन क्वेश्चंस के बाद आपके पास जो होता है, अपने पास जो टॉपिक बच गया, अपने पास जो जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आए, मुझे मिले नहीं कहीं यार, मिले क्या, मुझे दिखे ही नहीं होंगे, क्योंकि मैंने तुरंत तुरंत ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस नहीं है, तो इसको अपन एक लेक्चर लेके कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लोगों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, जय हिंद।